हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। Prime Minister Narendra Modi addressed Parliament on Monday, warning that the escalating conflict in West Asia, now in its fourth week, poses serious challenges for India. He urged the nation to be prepared, drawing parallels with the COVID-19 pandemic and its disruptions, particularly highlighting potential impacts on trade, energy security, and public life. सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है। ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे।
But Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin sharply criticized the Prime Minister's remarks. He questioned whether it is the people who must be prepared or the government itself. Stalin said preparedness is the responsibility of the state and cannot be outsourced to citizens. He asked pointedly, "Before telling citizens to be prepared, are you prepared to protect them? What precautionary measures have you taken to shield Indians from the impact of the West Asian War?" The DMK leader also highlighted that opposition-ruled states had taken early proactive steps without waiting for the center, yet received no response from the union government. He questioned whether the Prime Minister himself is ready to safeguard the people, raising concerns over leadership and foresight. Meanwhile, Prime Minister Modi emphasized India's call for de-escalation and stressed that the conflict could have long-term consequences for energy imports, trade, and the economy. Experts warn that prolonged instability in West Asia could disrupt crude oil supplies, increase fuel and LPG prices, and create inflationary pressures at home. The government has assured close monitoring of the situation, coordination with the Ministry of External Affairs, and contingency plans for Indian citizens abroad. As the crisis unfolds, the debate over preparedness, leadership, and the government's role in protecting citizens is intensifying. With energy security and economic stability at stake, all eyes are on how India navigates the complex challenges posed by the West Asia conflict. For citizens and policymakers alike, the pressing question remains: is the government prepared to safeguard India from the ripple effects of this international crisis?